ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी हैं। हरिहर सुप्रभात। सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी को वंदन और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और इस मंगल बेला में आज के सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। अध्यापक और अभिभावकों की पात्रता विकसन हेतु मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, तो इनमें सहभागी बहनों की प्रस्तुतियां हम सुन रहे हैं। आज की टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की आखिरी प्रस्तुति यह होंगी। आज 2 बहनें प्रस्तुति करेंगे, तो मैं पहले अंजलि दीदी को निमंत्रित करती हूँ। अंजलि दीदी। बाबा जी को नमन, सभी को नमस्ते। योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता, और जिन्होंने हमें ग्राम परडा में हमें जिन्होंने तारीख 3 से 8 तक मानवीय शिक्षा हेतु एक बच्चे को हम कैसा देख सकते हैं, उसके मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए एज अ टीचर और पेरेंट्स हम साथ मिलके कैसा काम कर सकते हैं, जिससे एक बच्चे का पूरा विकास होके एक बच्चा शिक्षा पाके जिम्मेदार बने। इस हेतु हमने साथ साथ में, जिसमें सब अलग अलग राज्यों से हम 57 महिलाएं थी, तो सभी बहनों के साथ बहुत ही अच्छा लगा। और इस ट्रेनिंग में हमने जो एक्टिविटीज की, उसमें जो एक्टिविटीज थी, तो पहली एक्टिविटी सर्कल एक्टिविटी हम करते थे, जिसमें हम साथ में हाथ पकड़ के एक सर्कल में हम सब खड़े रहते थे, और जो गीत हम गाते थे उसमें अस्तित्व का ही वर्णन रहता था। जैसे चारों अवस्थाएं साथ साथ कैसी है, और चारों अवस्थाओं के साथ हमें दिन भर जीना है, इस पर उस सॉन्ग से ध्यान जाता था। हम जो वस्तुएं दिन भर यूज कर रहे हैं वो हमें धरती से मिल रही है, धरती उनके लिए स्रोत है, और उसमें मानवीय श्रम भी लगता है। इस पर दिन भर ध्यान फिर बना रहा, और उस वजह से जो भी व्यवहार हम परस्परता में करते थे उसमें कृतज्ञता भाव रहता था मन में, और परस्परता में सौम्यता से व्यवहार होता था। फिर दिन भर में हम जिनके भी साथ रहे, जिन बहनों के साथ हमारा दिन भर में वो कार्यक्रम चला, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव
मन में रहता था और अभी भी है। फिर दूसरी एक्टिविटी हम करते थे जिसमें हम दिन भर का जो हुआ पहले दिन, तो उसका इको था। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे ही हमें मतलब दिन भर में क्या अच्छा लगा, वो दूसरे दिन उस एक्टिविटी द्वारा हमें प्रस्तुत करना है। तो हमें बताती थी सपना टीचर कि आपको जो बात अच्छी लगी दिन भर में, वो बात लेके आप रात भर सोए कि ये बात मुझे अच्छी लगी, और फिर दूसरे दिन उसे प्रेजेंट करना। तो उसमें जो मुझे समझ में आया वो मुझे रखना है। तो उससे एक विश्वास भी बना कि हाँ, ये चीज मुझे समझ में आई। फिर विश्वास पूर्वक हम उस चीज को रखते थे, और हमें जैसा समझ में आया, जैसा हमारा ध्यान गया वैसा रखो। तो इस पे मेरा एक ऐसा ध्यान गया कि हम बच्चे को अगर ऐसा करते हैं, कहते हैं कि आप एज इट इज उसको रखो, तो उसको मतलब नहीं कर सकते बच्चे। लेकिन हमने अगर उनको कहा कि आपको जैसे समझ में आया वैसा रखो, तो एक बच्चे में भी विश्वास बढ़ता है, और फिर उस विश्वास से उसका सहभाग जो रहता है वो भी बढ़ता है। नहीं तो फिर संवाद नहीं हो पाता। तो बच्चों के साथ संवाद के लिए ये मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम टेक्स्ट स्टडी करते थे। तो टेक्स्ट स्टडी में जो हम पढ़ते थे वो शरीर का विज्ञान था। उसमें शरीर में सारे अंग अवयवों में कैसा तालमेल है, इस पर ध्यान गया कि शरीर एक व्यवस्था है, उसके सारे अंग अवयवों में तालमेल पूर्वक हो रहा है। जैसे हमें एक ग्लास उठाना है, तो हम हाथ से ग्लास उठाते हैं तो सारा शरीर हमारा उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर सारा शरीर हिलता तो हम हाथ से ग्लास नहीं उठा सकते थे। तो ऐसे शरीर की व्यवस्था वाली बात टेक्स्ट स्टडी में हमने की, और अभी भी टेक्स्ट स्टडी का रीडिंग चालू ही है। फिर प्लान स्टडी हमने किया। तो प्लान स्टडी में जब हम प्लान स्टडी करने के लिए जाते थे, तो ऐसा ध्यान गया कि एक पेड़ जो है वो उसकी आवश्यकता अनुसार इस धरती से जो चीजें ग्रोथ के लिए आवश्यक है, पुष्टि के लिए आवश्यक है पेड़ की, वो लेके अपने आप को पुष्ट कर रहा है। उसी तरह एक बच्चा भी, जैसे हमने जाना कि एक बच्चा मूवमेंट करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो मूवमेंट करते रहता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। इसलिए वो दिन भर उछलता है, कूदता है, यहाँ से वहां भागता है, एक जगह बैठ नहीं सकता। तो उसकी वो आवश्यकता है, तो वो भी अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ रहा है। तो हमें उसमें हस्तक्षेप न करते हुए उनको पूरक होना है, और उनके साथ रह के उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान देके उनसे वो जो करते हैं उनको करने देना है। सिर्फ हमें मतलब ये जिम्मेदारी लेनी है कि हम उनका ध्यान रखें, उनके साथ रहे। इस पर भी ध्यान गया। तो बच्चे अपने आप सीखते हैं। हमें उनके लिए एक वातावरण उपलब्ध करा देना है, जिस वातावरण में हमारे हमको भी उनको भी ऐसा लगे कि हम सहयोग वाले भाव में जी रहे हैं। हमारा भाव जो है वो बच्चे पकड़ते हैं। तो हम में अगर सहयोग, कृतज्ञता, ये भाव दिखता है, तो बच्चे में वो अनुकरण विधि से आता ही है। फिर हमने एक एक्टिविटी की हैंड वर्क वाली। तो हैंड वर्क की एक्टिविटी में जिनको किसी कारणवश मतलब नहीं वो बनाना आता था, तो वो जो टीचरें थी, तो वो टीचर हमें हाथ पकड़ के सिखाती थी कि आप ऐसा करो। हाँ, अपने हम हमारी उंगलियां उनके हाथ में लेकर, अपना हाथ हमारा हाथ उनके हाथ में लेकर सिखाती थी। तो एक विश्वास वाला कि हम हाँ सीख सकते हैं, ये भी भाग लगा। और फिर दूसरा, उनकी धीरता दिखाई दी कि हाँ आप सीख सकते हो। ये विश्वास हमको दिया उन्होंने, और
इतनी बार बताते थे कि उनकी धीरता उससे व्यक्त होती थी। तो उस समय हम बच्चों को ऐसा अगर सिखाते हैं तो बच्चों में एक विश्वास वाला पार्ट जो है वो आता है कि हाँ, मुझे टीचर सिखा रही है, मुझे सीखना है। तो उसमें एक बॉन्ड भी टीचर और बच्चे के बीच में दिखता है। जैसे हम बच्चे बन के ही वहां पे पढ़ रहे थे, तो हम में और वो जो टीचर थी उसमें वो बॉन्ड बन गया था। तो फिर एक अपनेपन का एहसास होता था। तो उसमें एक स्नेह वाला भाव भी दिखता था। और वहां पे हम ये एक्टिविटीज किए उस दौरान हमें मतलब हमने जो हमारे शरीर के पोषण का भी ख्याल रखा गया। तो उसमें भी ममता भाव दिखाई दिया। और सबके साथ दिन भर में मतलब जो हम दिन भर रहे सबके साथ, तो कभी ऐसा मतलब परायेपन का एहसास नहीं हुआ। तो जो स्नेह वाला भाव सभी से मिला, सबके साथ जो सीखना हुआ, तो ये सारी एक्टिविटीज और दिन भर का जो कार्य व्यवहार सबके साथ हुआ, उसमें अपने आप को हम देख पाए कि हम कहाँ पे अपना मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कैसे सहयोगी हो सकते हैं सबके लिए, और सब सब लोग भी हमारे लिए उतने ही सहयोगी रहे। तो ये इन सारी एक्टिविटीज के दौरान हम हमें बहुत सारे मूल्यों का वहन होते हुए देखा। और सपना दीदी हमेशा ही बोलती थी, जब भी हम हमें पढ़ा रहे हो या सिखा रहे हो कुछ भी, तो वो ऐसा कहते थे कि मैं कुछ नहीं करती, आप मुझसे, मैं जो भी प्रस्तुत करती हूँ वो आप मुझसे प्रस्तुत करवा लेते हो। तो उनका वो बड़प्पन देखा। तो उनके पास जो और उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से पुष्ट करना है, ये जो श्रेष्ठता हमने देखी, तो हमें गौरव भी उस अनुकरण कर सके, हमारे में भी वो आए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारा श्रद्धा, गौरव, तो ये मूल्य भी मुझे वहां पे वहन होते हुए दिख रहे थे। और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि हम मतलब एक साथ है। और वो आज भी वो ट्रेनिंग जो भी हमारा हुआ, तो वो आज मतलब हर दिन हमारे मन में हमारे विकास के लिए सहायक ही हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि प्लान को हम किस तरह देख रहे हैं, एक बच्चे को हम किस तरह समझ सकते हैं। तो ये सारे अस्तित्व को समझना कैसा होगा, इस पर भी ध्यान जा रहा है। तो मुझे ये ट्रेनिंग मतलब प्रेरणा मिला। और सबके साथ ये जो 6 दिन हमने ट्रेनिंग किया, उसमें हर एक के प्रति कृतज्ञता आज। तो ये सारी जो भी हमने जितने दिन साथ में बिताए, उस वो हमेशा ही मन में मतलब बने हुए रहेंगे। तो सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। मुझे आयोजकों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति का मौका दिया, इसलिए सभी का धन्यवाद, सभी के प्रति कृतज्ञता। नमस्ते दीदी। धन्यवाद दीदी। सुंदर, प्रेरणादायी और अभ्यासपूर्ण प्रस्तुति रही दीदी। मूल्यों के तरफ अच्छी तरह से ध्यान गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के पहले एक सूचना देना चाहूंगी सबको कि आज हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। जूम ऐप का लाइसेंस खत्म होने के कारण आज की मीटिंग 45 मिनट ही चलेगी। तो सभी अध्ययनार्थी इसका ध्यान रखें। अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी अपेक्षा गोहिल दीदी को निवेदन करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति रखें। अपेक्षा दीदी। जी, अपेक्षा दीदी है।
है दीदी। नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है दीदी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। मेरा नाम अपेक्षा बागोहिल है और मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मेजोरिटी ऑफ शेयरिंग अंजलि दीदी ने भी बात रख दी है, बट जैसे हम पूरे इन 7 दिनों में हमने मेजरली इतनी एक्टिविटीज की, जिसमें से मूवमेंट, टेक्स्ट स्टडी, प्लांट स्टडी, एको, सिंगिंग, गेम्स, एक्सपीरियंस थ्रू जो हम कर रहे थे कि कलर्स, पेंटिंग, स्मेल और हैंडवर्क, उसमें से कुछ कुछ ऐसे भाग थे जो मुझे बहुत भावमूलक लगे, जिसमें से मूवमेंट में ऐसा, जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हम 60 की स्ट्रेंथ थी, तो सुबह जब मॉर्निंग सर्कल में मूवमेंट होता था, तो इस तरह से एक्टिविटी या फिर गाना गा के जो भी हम ऐसे खेलते थे, तो इस तरह से होता था कि हर समय आपको कोई एक नया पार्टनर मिलेगा, और वो गाना या फिर वो जो एक्टिविटी है वो इसी तरह होगी कि आपको लगेगा कि आपको एक नया दोस्त मिल रहा है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि इतने बड़े ग्रुप में हम एक दूसरे को, मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हर रोज कोई नए व्यक्ति से। फिर जैसे टेक्स्ट में भी जैसे दीदी ने बताया कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, वो भी जानना एक इम्पोर्टेंट चीज है। और प्लांट स्टडी, उसमें उससे वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि उससे ऑब्जर्वेशन हमारा बढ़ता है। जैसे आपका भाव होगा वैसे आपका ऑब्जर्वेशन होगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो प्लांट स्टडी के पहले या दूसरे दिन मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मुझे पेड़ में जहाँ से टूटा हुआ था वो दिख रहा था। फिर थोड़े जैसे 1-2 दिन बाद अच्छा लगा, तो फिर वही पेड़ में वहीं से एक और डाली निकल रही है। मतलब जैसे आप फील कर रहे हो आपको वैसा ही पेड़ दिखेगा। तो वो एक ऑब्जर्वेशन की चीज है। फिर एको जो था, जिसमें हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते थे कि हमने कल क्या किया और उससे हमें कैसा लगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट लगा कि हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं अभी। और सिंगिंग में जैसे हम रिदम और टुगेदरनेस को मेजरली फील किया। बाकी अगर टीचर्स के बिहेवियर की बात करें तो मुझे मेनली 3 चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। पहली ये कि हम जब वहां पे थे तो थोड़ा लाइट का या पानी का थोड़ी सी वो मौसम की वजह से दिक्कत थी, बट उस गैप को उन लोगों में वो कैपेबिलिटी थी कि वो गैप फिल कर पाए। हम ऐसा फील नहीं किए किए कि लाइट की वजह से हमारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। फिर दूसरा ये कि पेशेंस जो उनमें था, जैसे हम क्रोशेट नीटिंग सीख रहे थे, तो मैंने देखा कि मेजरली हम लोग जो सीख रहे थे उनमें हम पेशेंस थोड़ा कम था, बट जो टीचर थे वो उन्होंने कितनी बार बुना, फिर दिखाया, नहीं समझ में तो वापस करवाया, वो बहुत पेशेंस से करवा रहे थे। और तीसरी चीज है
एक्साइटमेंट टू टीच, मतलब वो जब भी आए, मतलब भले वो कुछ सिखाने नहीं आए थे पर वो जो भी करवाने आए थे उसके लिए उन्होंने एक एक्साइटमेंट हमेशा दिखी। तो मुझे ये तीन सबसे ज्यादा भाव के रूप में बात मतलब छुई। और जैसे आपने कहा कि टाइम का थोड़ा है, तो मैं अपनी प्रस्तुति बस यही तक रखूंगी। और मेजरली मेरी सबसे अ, ये ट्रेनिंग करने की मतलब जैसे मैं ट्रेनिंग क्यों कर रही हूँ तो यही रहेगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम जैसे बचपन देख रहे हैं तो हम दूसरे बच्चों का भी देख रहे हैं और हम हमारा बचपन भी रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। बाकी सबको धन्यवाद, मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ प्रस्तुति रख पाऊँ। धन्यवाद बेटा जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपने बहुत ही सटीकता से रखा। आपकी इम्प्रूवमेंट तो होनी ही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले कुछ दिनों से जीवन मूल्यों पर स्पष्टता पा रहे हैं, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं योगेश भैया जी को जीवन मूल्य की स्पष्टता करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। योगेश भैया जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है भैया जी। तो मूल्यों की प्रस्तुति हम अध्ययन बिंदु पुस्तिका से संदर्भ में कर रहे, और आज ये आखिरी प्रस्तुति होगी मेरी ओर से। उसके बाद फिर हम आने वाले सोमवार से पूरे अब तक की मूल्यों की प्रस्तुति का सभी से, जो जो लोग इस दीर्घ प्रस्तुति में सहभागी रहे, उन सभी से हम प्रस्तुतियों को सुनेंगे। और आगे मध्यस्थ दर्शन वाङ्मय परिचय के सत्र प्रारंभ होंगे। तो प्रारंभ में ही आप सभी लोग ये जो एक प्रदीर्घ प्रस्तुति हुई, मेरे लिए भी एक पहला अवसर था। मैंने ऐसे सोचा कि जीवन विद्या परिचय शिविरों में मूल्यों की प्रस्तुति के लिए इतने समय नहीं रहता है, और मूल्यों के जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं उतनी स्पष्टता परिभाषा विधि से नहीं हो पाते। तो अध्ययन बिंदु विकल्प पुस्तिका के पठन में चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये अवधारणा हम सभी की स्पष्ट होने से आगे पुस्तक पठन में इसकी सहायता होगी। तो अभी तक हमने शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य और वस्तु मूल्य, फिर मानव मूल्य, और पिछले 2 सप्ताह से हम जीवन मूल्य की चर्चा कर रहे हैं। और आज हम अंतिम मूल्य, जीवन मूल्य में अंतिम मूल्य है आनंद। आनंद के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो जीवन मूल्य 4 हैं: सुख, शांति, संतोष, आनंद। आनंद मूल्य की अनुभूति मध्यस्थ क्रिया में
सहअस्तित्व अनुभूत होना यानी मध्यस्थ क्रिया मध्यांश, मध्यांश में अनुभव होना, सहअस्तित्व अनुभव में आना, उसे हम तृप्ति भी कह सकते हैं। यह तृप्ति प्रमाणित हो जाना और प्रमाण का प्रभाव बुद्धि में आना, ये आनंद है। इस प्रकार अस्तित्व में मध्यांश द्वारा व्यापक वस्तु में प्रत्यावर्तित होकर पूरे जीवन में जो प्रत्यावर्तन की स्थिति प्रमाणित हो जाना, यानी पूरा जीवन अनुभव में भीग जाना और वह जो प्रभाव है बुद्धि पर प्रभाव आनंद कहलाएगा, चित्त पर प्रभाव संतोष कहलाएगा, वृत्ति पर प्रभाव शांति कहलाएगा और मन पर प्रभाव सुख कहलाएगा। इस प्रकार से पूरे जीवन में अनुभव फैल जाता है और फलस्वरूप पांच अक्षय शक्ति, पांच अक्षय बलों का संगतिकरण होकर मध्यांश में जो अनुभव में आया व्यापक वस्तु की पारगामियता, यह स्थिति पूर्णता और इकाई की क्रियाशीलता, ये स्थितिशीलता, ऐसे स्थितिपूर्ण व्यापक सत्ता में इकाई की स्थितिशीलता, और इसे हम अगर व्यवहार्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो जीने का प्रयोजन मिल जाना, यही बुद्धि को प्राप्त आनंद है और यही अपने होने का जो परमोच्च बिंदु है, सुख का जो परमोच्च स्तर है, उस स्तर को आनंद कहते हैं। तो सुख के चार स्तर हुए। मन में सुख, यही सुख वृत्ति में शांति के रूप में, यही सुख चित्त में संतोष के रूप में, और यही सुख बुद्धि में आनंद के रूप में है। तो इस प्रकार से पूरा जीवन अपने होने की क्षमता को पूर्ण विकसित होना, उसे क्रिया पूर्णता कहते हैं। तो ऐसे क्रियापूर्ण जीवन में जो प्रमाण है, वह प्रमाण फिर आचरणों में मानव, देव मानव और दिव्य मानव के रूप में आचरण में स्पष्ट होता है। अब और हम व्यवहार रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आनंद है, यह आनंद बुद्धि में कैसे प्रतीत होता होगा, उसका हम कुछ अनुमान करने की कोशिश करेंगे। दो तीन बिंदुओं में हम इसे समझ सकेंगे। तो पहला तो बिंदु ये कि बुद्धि का आत्मा की ओर
सम्मुख होना और अपने से एक और श्रेष्ठ कड़ी अस्तित्व में होना, जो आत्मा को पहचान पाना और साथ ही आत्मा से भी अति सूक्ष्म व्यापक वस्तु को पहचान पाना, यानी बोध होना, यानी आत्मा के अनुभव क्षमता को या आत्मा की अनुभव को, जो प्रामाणिकता सहज प्रमाण है, वह बुद्धि पहचान पाना, वही है आत्मा के अनुभव से बुद्धि प्रभावित हो जाना, पूर्णतया प्रभावित हो जाना। ऐसी स्थिति को निर्भ्रम होने की स्थिति। तो ऐसा निर्भ्रम स्थिति बुद्धि में जो प्रमाण है, वही जीवन मूल्य है, जिसे हम आनंद के रूप में पहचानते हैं। अब यह आनंद बुद्धि अभिव्यक्त कैसे करती है? तो बुद्धि अभिव्यक्त करती है जीने के संकल्प से। और यह जो संकल्प है, यह संकल्प प्रतिभाव के रूप में आचरण में प्रमाणित होता है। और यह प्रतिभाव स्वयं को पहचानना और दूसरे को पहचानना और दूसरे को स्वयं में जो पहचाना हुआ वास्तविकता है, वह सत्य संकल्प से भरा होकर और उसे सूत्रवत व्यक्त कर पाना। तो हम हमारी जिंदगियों में यदि आनंद की पहचान करना चाहेंगे, ये जो सुख का परमोच्च बिंदु को हम हमारी कल्पना में अनुमान करते हुए यदि समझना चाहेंगे, तो सबसे बड़ा कष्ट इच्छा विचार आशा में भ्रमित स्थिति में यही रहता है कि हमारी जिंदगी सूत्रित नहीं है। और ये जो हमारी जिंदगियों में सूत्रित नहीं होने के ही परिणाम है कि हमारे सोचने, बोलने, करने और होने में गैप नजर आता है, उसमें तृप्तियां नहीं मिलती। तो इच्छा विचार आशा की हमारी अभी की अस्पष्ट गति में स्पष्टता यदि भर जाती है, तो वो स्पष्टता ऐसे अनुभूत इकाइयों का जो जीवन मूल्य हमारे में प्रभावित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में बाबा जी का जो अनुभूत जीवन मूल्य हम सब में प्रभावित हो जाता है या प्रभावी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो वाङ्मय हम पढ़ते हैं, उसमें एक भी गैप नजर नहीं आती। यानी जो जो अनुभव में आया उसका विचार, और जो जो विचार में आया उसका व्यवहार और उसके अनुरूप कार्य। तो आनंद की परिभाषा में अंतर्विहीन
उत्सव क्रिया, यानी बिना रुकावट के उत्सव क्रिया। तो ये तृप्ति बिंदु है, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये तृप्ति बिंदु है। और इस प्रकार से निरंतर उत्सवशीलता, ये बाबा जी के वाङ्मयों में एक भी सेंटेंस यानी एक वाक्य भी हमें इस प्रकार से नहीं मिलता है कि जिसमें कुछ हम सोच में पड़ गए हों। एक धारा प्रवाह, व्यवहार दर्शन से लेकर तो संविधान तक एक धारा प्रवाह अनुभव की कड़ी से कड़ी, अनेकों तृप्तियां, अनेकों अनुभूतियां, उनके स्पष्टीकरण, और ये सभी तर्क सम्मत, व्यवहार सम्मत होने का अनुमान हमें होता है। और इसलिए वाङ्मय पढ़ते समय हम सभी को ये जो अंतर्विहीन उत्सव क्रिया है, ये उत्सव क्रिया हमारे इच्छा विचार आशा में प्रभावित हो जाकर के, और हम स्वयं भी ऐसे उत्सवित होने का हमारे में भास आभास होने लगता है। इसलिए भाई और बहनों, आनंद की परमोच्च स्थिति यदि हम पाना चाहेंगे तो हम सभी को सूत्रित होना आवश्यक है। हमारे इच्छा विचार आशाएं सूत्रित होना आवश्यक है। और ऐसे सूत्रित होने के अर्थ में आनंद होना, यही एक प्रकार से हमारा लक्ष्य बन जाता है। और हम सभी आनंदित होना चाहते हैं। और इसी आशय से एक सुंदर सूत्र है, जीवन नित्य उत्सव है। तो हमने प्रारंभ किया था शुभ कामना से, और ऐसी शुभ कामना चारों परिवेशीय शक्तियां, बल, अपनी अपनी पात्रता और योग्यता अनुसार, और जब विकसित हो जाते हैं तो तृप्ति बिंदु हमें मिल जाने से ये आनंदित होना संभव है। एक शरीर यात्रा में ऐसे आनंदित होना संभव है। इतनी स्पष्टता हमको जीवन मूल्य से मिलती है। अंत में 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पूरा करता हूँ। स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, ये 3 भाग में बुद्धि, आनंदित बुद्धि सत्य को इन 3 भाग में विश्लेषित कर पाती है। वही अस्तित्व दर्शन सूत्र है। और इसी से ही अन्यों को बोध कराने की पूरी क्षमता बुद्धि में आ जाने से ये जो प्रतिभाव है, अन्यों को बोध कराना बन जाता है। यानी जो अनुभव में आया वह अन्यों को अभिव्यक्त करना बन जाता है। यही आनंद का एक परमोच्च बिंदु है। यही उसका प्रमाण है। और यही विकल्प मध्यस्थ दर्शन प्रस्तुत करता है कि अनुभव को बताया जा सकता है, अनुभव को बोध कराया जा सकता है, और अन्यों को अनुभव के लिए हम प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज की मंगलमय उपस्थिति के लिए। 5:40 हुआ है। संभवतः ये सब्सक्रिप्शन जो छोटा सा आज का लिया हुआ था, शायद ये समाप्त होगा। और अंत में कंक्लूडिंग उसके लिए मैं मंजूषा दीदी को वो तब तक करते रहें जब तक कि ये स्वयं क्लोज ना हो जाए। सभी को नमस्कार, और आज के दिन की मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे जुड़ा ही रहूंगा इसके आगे।
इस बीच में कोई प्रश्न भी होंगे आने वाले सत्रों में, जैसा जैसा समय रहेगा मैं उत्तरित करने का प्रयास करूंगा। मंजूषा दीदी। धन्यवाद भैया जी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और आगे अगर किसी के पास कुछ सवाल हो या कोई अपना शेयरिंग करना चाहता है तो हमारे पास 4 मिनट है, तो आप रख सकते हैं। जी दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी, दो बात है। एक तो आप अकाउंट नंबर और वो यदि व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो उसमें जो 500 रुपए राशि की बात थी वो हो सकती है। दूसरी बात, सारी बहनों की जो प्रस्तुतियां हुई बहुत ही अच्छी रही। एक बात जो मुझे शेयर करनी थी उसमें, जब हम लोगों का एक पेंटिंग वाला वो हुआ था, कुछ ड्राइंग वगैरह बनाना था और 5 तत्व दिए गए थे। तो 5 तत्वों के लिए अलग अलग उन्होंने कलर के, उन तत्वों से रिलेटेड कलर के हमको कार्ड दिए थे। और उसको देख करके अपने को, क्योंकि पांचों तत्वों को मिलाकर उस पेंटिंग को बनाना था चिपकाने के बाद, और उसमें अपने पास का देना था कुछ भाग और लेना था। और इस तरह से, क्योंकि हर एक ग्रुप को एक ही कलर मिला था जो 5 तत्व है उसमें। तो मैंने ये देखा कि अब कैसे ठीक से सुनना जरूरी होता है। तो हमारे ग्रुप ने ठीक से सुना नहीं, तो हमको जो कलर मिला था, हमको जितना उपयोग में आया उतना हमने रख के बाकी पूरा का पूरा दूसरे वाले ग्रुप को दे दिया, अपने पास और कुछ नहीं रखा। और चूंकि हमको पांचों तत्वों को मिलाकर उसको बनाना था, तो हम लोग अब बाकी को यदि लेंगे तो हम तो एक ही ग्रुप को दे दिए। अब वहां से तो उन्होंने हमको दिया, लेकिन बाकी ग्रुप से तो हम जब तक अपना कलर नहीं देते तब तक वो हमको नहीं दे पाते। तो यहाँ ये समझ में आया मुझे, हालांकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया हम ठीक से सुने नहीं थे, तो हमने पूरा का पूरा ही अपना दे दी शीट, जो सबको देना था। अलग अलग सभी ग्रुपों को अपना कुछ कुछ भाग दे के और फिर बाकी उनसे लेना था। तो बाकी ग्रुप ने हमको सहयोग भी किया और हमने बनाई भी, पांचों तत्वों को मिलाकर पेंटिंग बहुत अच्छी बनी भी। लेकिन वहां जो सिखाना चाह रहे थे कि एक तो स्वधन वाला पार्ट, कि मेरा जो है, यदि हमने लिया भी बाकी ग्रुप से और फिर उसको बनाया, तो ये देखिए, तो वो कहीं ना कहीं हमने देकर नहीं लिया। हमने, वो उनकी बात हुई कि उन्होंने दिया हमको, तो ठीक से सुन पाए हम, कितने एकाग्र हो पाए। दूसरा, फिर उस अनुरूप हम काम कर पाए। और ये दे करके लेना, मतलब हम अपने पास का कुछ दे और फिर ले। तो अभी हम लेने लेने वाली जो प्रवृत्ति है, तो ये देकर लेने वाली प्रवृत्ति, ये भी मुझे वहां भी ध्यान गया। तो किस तरह से इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से देने के लिए, तो ये था कि 5 शीट बटी अलग अलग कलर की, उनको मिलाकर कटिंग करके आपको कुछ बनाना है, सीनरी जो भी। लेकिन उसके पीछे कितने गूढ़ अर्थ थे, कितने उसमें मूल्यों की बात थी, उसमें सामाजिक नियम की बात को भी मैं देख पाई, स्वधन वाले पार्ट को। और फिर दूसरा जो नीति वाला पार्ट है, सदुपयोग और सुरक्षा वाला पार्ट, उसको भी देख पाए। और उसमें फिर जो बौद्धिक नियम है ना, असंग्रह वाला, ये बहुत सारी चीजें, स्नेह वाला, तो ये सारी चीजें तो ऐसा लगा कि एक एक उन्होंने जो भी गतिविधि डिजाइन की थी, वो कहीं ना कहीं एक टीम वर्क को, कैसे हम उस तरह से एक हमारे अंदर वो भाव विकसित हो पाए, कैसे सहअस्तित्ववादी दृष्टि हमारे अंदर विकसित हो पाए, और कैसे हम सिनर्जी का उपयोग करके सबके पास जो जो, जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कितना बढ़िया से हम सिनर्जी का उपयोग करके कर पाते हैं, ये चीज को देख पा रहे थे। तो सारी, जैसे एक पेंटिंग में और था कि हर मिनट में वो हमने कुछ बनाया और उसको आगे बढ़ाना था, दूसरे का हमारे पास है, फिर उसमें हमको कुछ क्रिएशन करना। तो ये देखा कि कैसे हर मिनट में चेंज हो के पेंटिंग, सामने वाले ने जो सोच के बनाना शुरू किया था और लास्ट में वो क्या बना। तो बाद में पता चला, एक ने सोचा था उगता हुआ सूर्य वाला डिजाइन बनाएंगे और लास्ट में वो डूबते हुए सूर्य का बन गया था, सबसे गुजर के। और किसी ने बहुत अच्छे भी कर दिए। तो कुल मिला के सारी गतिविधियां बहुत ही जबरदस्त, पूरा टाइम टेबल जो था हमारे अंदर, ये सारी चीजें सहस्त्रवादी नजरिया को विकसित करने वाला था। व्यक्तिवादी और समुदायवादी चेतना से कैसे सहस्त्रवादी चेतना में हम शिफ्ट हो जाए, मैं ऐसे देख पाई। और अब हमारे लिए सुंदर अवसर है जो 8 सितंबर से
13 सितंबर तक होना है। तो इसमें भी सभी बहनें यदि आएगी, हम सबके लिए उपयोगी होगा। बच्चों के लिए तो बाद में होगा, पहले हमारे लिए होगा। तो इसके लिए पूरी टीम के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता दीदी की, योगेश भैया जी ने और आप लोगों ने हमको ये अवसर उपलब्ध कराया और हम अपने आप को जान पाए। हमारे अंदर जो भी भूतकाल की पीड़ाएं थी, पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास, वो काफी हद तक डिसॉल्व हो पाए। तो सबके प्रति कृतज्ञता दीदी। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। तो भूमि स्वर्गतां यातु, मनुष्यो यातु देवतां, धर्मो सफलतां यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। तो इसी मंगल कामना के साथ आज की मीटिंग हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते।